हेलो एवरीवन, वेलकम टू संगीता स्टडी क्लासेस। तो आज हम लोग आदिकाल के अपभ्रंश साहित्य को पढ़ेंगे। अपभ्रंश साहित्य के कवियों को देखेंगे, उनके रचनाओं को देखेंगे और अपभ्रंश से मुक्त कितनी रचनाएं हैं, अपभ्रंश से प्रभावित कौन कौन सी रचनाएं हैं, इन सारे टॉपिकों पे आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए देखते हैं अपभ्रंश साहित्य के समय को लेके। अपभ्रंश साहित्य का समय है 500 से 1000 ईस्वी माना जाता है। और अपभ्रंश के कवि और उनकी रचनाएं। तो सबसे पहले अपभ्रंश के प्रथम कवि कौन है? स्वयंभू हैं। ये क्वेश्चन कई बार बन भी गया। बिहार के एग्जाम हुआ था, उसी में टीजीटी में ये आया था। अपभ्रंश के प्रथम कवि स्वयंभू हैं। तो स्वयंभू का जन्म 783 ईस्वी 8वीं शताब्दी कर्नाटक में हुआ था। इसलिए कुछ विद्वान स्वयंभू को जैन काव्य परंपरा के प्रथम कवि मानते हैं। इन्होंने अपने जीवन में 4 ग्रंथ लिखे थे। स्वयंभू ने अपने जीवन में 4 ग्रंथ लिखे थे: पयम चरऊ, ऋठऊ चरऊ, पंचमी चरऊ और स्वयंभू छंदस। ये पयम चरऊ बहुत फेमस इनकी रचना है। ये राम काव्य पे लिखा गया है, राम के जीवन पे लिखा गया है। इसी में कई बार पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा ग्रंथ है जिसमें अग्नि परीक्षा के बाद सीता जैन धर्म में दीक्षित हो गई, तो यही है पयम चरऊ में ही अग्नि परीक्षा के बाद से सीता जैन धर्म में दीक्षित, जैन धर्म की दीक्षा ले ली। इसी में दिखाया गया है। और इनको स्वयंभू को वाल्मीकि भी कहते हैं। अपभ्रंश का वाल्मीकि की उपाधि प्राप्त है स्वयंभू को, क्योंकि उन्होंने राम काव्य लिखा है, इसलिए वाल्मीकि को उपाधि इन्हें प्राप्त है। ये पुष्पदंत दूसरे, इन्हें कालिदास कहते हैं। अपभ्रंश के कालिदास किसे कहते हैं? अपभ्रंश के व्यास भी इन्हें कहते हैं। पुष्पदंत के कई भोलेशंकर व्यास ने इन्हें कई उपाधियाँ दी हैं। पुष्पदंत अपभ्रंश भाषा के सूर्य कहे जाते हैं, सूर्य भी कहे जाते हैं। शैव धर्म को छोड़कर जैन धर्म अपनाया और इन्हें अभिमान मेरु की उपाधि प्राप्त थी। क्योंकि ये थोड़ा अहंकारी थे, इसलिए विद्वानों ने इन्हें अभिमान मेरु की उपाधि से प्राप्त थी। इनका आविर्भाव 10वीं शताब्दी में माना जाता है तथा इन्होंने अपभ्रंश साहित्य का व्यास, जैसे पुष्पदंत को इन्होंने कृष्ण काव्य लिखे थे, इसलिए इन्हें अपभ्रंश साहित्य का व्यास भी कहा जाता है। इनको बहुत सारी उपाधियाँ प्राप्त थीं। अपभ्रंश के व्यास भी कहा जाता है, अपभ्रंश के कालिदास भी कहा जाता है। भोलाशंकर व्यास ने उन्हें कालिदास कहा था और इन्होंने ही उनको व्यास की उपाधि दी थी। इनकी रचनाओं को देख लेते हैं। तो इनकी रचना है, इनकी महापुराण इनकी सबसे फेमस रचना है, यही सबसे ज़्यादा जाना जाता है। महापुराण, रणऊ चरऊ और जसहर चरऊ, ये दोनों इनकी रचना है। रणऊ चरऊ और जसहर चरऊ, इनके ने 3 ग्रंथ लिखे थे: महापुराण, रणऊ चरऊ और जसहर चरऊ। और धनपाल को देख लेते हैं। धनपाल को भी कई बार पूछा गया है। धनपाल का आविर्भाव 10वीं शताब्दी में हुआ था। इनकी रचना भविष्यत कथा है। इनका एक ही रचना है, भविष्यत कथा, जिसका दूसरा नाम सूर्य पंचमी रास भी है। सूर्य पंचमी रास, इनका भविष्यत कथा का दूसरा नाम है सूर्य पंचमी रास। तीसरे नंबर पे आते हैं जोइंदू। चौथे नंबर पे आते हैं जोइंदू उनकी रचना कौन सा है? परमात्मा प्रकाश और योगसार। इनकी 2 रचनाएं जोइंदू ने लिखा है, परमात्मा प्रकाश और योगसार। इन्हीं रचनाओं से ही अपभ्रंश साहित्य में दोहा काव्य परंपरा की अविरल एवं अखंडित परंपरा का सूत्रपात होता है। इन्होंने 2 रचनाएं लिखी थी, परमात्मा प्रकाश और योगसार। इन्हीं दोनों रचनाओं से दोहा काव्य अपभ्रंश से ही दोहा का उत्पत्ति होती है। तो दोहा काव्य को अविरल और अखंडित परंपरा अब इसी से जोइंदू से शुरुआत होती है। और फिर आते हैं अब्दुल रहमान को हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी साहित्य का प्रथम कवि भी माना है। पिछले वीडियो में मैंने ये बताया था। तो अब्दुल रहमान को कहीं कहीं अब्दुल हमाद नाम से भी कहीं कहीं दे देता है, तो दोनों इन्हीं के नाम है। इनका आविर्भाव 12वीं एवं 13वीं शताब्दी के मध्य हुआ था। अब्दुल रहमान का आविर्भाव 12वीं और 13वीं शताब्दी के मध्य हुआ था। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इन्हें प्रथम कवि माने हैं। इनकी रचना संदेश राशक है। अब्दुल रहमान की बहुत फेमस रचना है संदेश राशक। इनके ग्रंथ 3 उपकरणों में विभक्त है। संदेश राशक 3 प्रकरणों में विभक्त है तथा 223 छंद
में वर्णित है संदेश राशक। ये क्वेश्चन बहुत पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ भी देता है कई बार कि ये संदेश राशक कितने प्रकरणों में विभक्त है। तो 3 प्रकरणों में विभक्त है। और इसमें कितने छंद हैं? तो 223 छंद है। 223 छंद हैं संदेश राशक में। तथा इसमें विक्रमपुर की वियोगिनी का वर्णन है। इस कहानी में विक्रमपुर की जो एक वियोगिनी है, नायिका है, उन्हीं के वर्णन में ये इसमें संदेश राशक में कहा गया। इसे हिंदी साहित्य का मेघदूत भी कहते हैं, क्योंकि संदेश दिया गया है, इसीलिए संदेश राशक के नाम से जाना जाता है। राम सिंह कौन थे? 6वें अपभ्रंश के कवि हैं। इनका आविर्भाव 12वीं शताब्दी में माना जाता है तथा इनका रचना है, क्या एक ही रचना है, पाहुर दोहा। ये पाहुर दोहा इनकी रचना है राम सिंह की। तथा जिनदत्त सूरी की रचना है उपदेश रसायन। ये 80 पदों में नृत्य गीत काव्य रासलीला के उस रूप की ओर ले जाता है जिसमें हिंदी के आदिकालीन रासों का भी लिखा जाता है। ये उपदेश रसायन में रासलीला को ही आदिकाल में रासो कहा जाता है। ये 80 पदों में विभक्त है उपदेश रसायन। इसकी रचना किसने की थी? जिनदत्त सूरी ने। आदिकालीन अपभ्रंश से प्रभावित रचनाएं। जो आदिकाल में रचनाएं लिखी गई थी जो अपभ्रंश से प्रभावित थी, जैसे सिद्ध साहित्य क्या है? सिद्ध साहित्य में कोई रचना हो तो अपभ्रंश भाषा में लिखा गया है। तो सिद्ध साहित्य हो गया, नाथ साहित्य हो गया, शावकाचार हो गया, भारतेश्वर बाहुबली। ये जो बाहुबली पिक्चर बना है ना, इसी रचना पे बना है। भारतेश्वर बाहुबली, हम्मी रासो, राहुल बेल, उक्ति व्यक्ति प्रकरण और वर्णरत्नाकर, ये सारे जो रचनाएं हैं अपभ्रंश से प्रभावित है। और इनके लेखक भी मैं अगले वीडियो में बताऊंगी कि इसके लेखक कौन कौन से हैं। जैसे हम्मी रासो हुआ, राहुल बेल हो गया, उक्ति व्यक्ति प्रकरण हो गया, ये ज्योतिश्वर ठाकुर का वर्णरत्नाकर हो गया, भारतेश्वर बाहुबली हो गया। इन सब की रचनाओं को मैं अगले वीडियो में बनाऊँगी। और अपभ्रंश से मुक्त रचनाएँ कौन कौन से हैं इसको देख लेते हैं। तो अपभ्रंश से मुक्त रचनाएँ हैं, इसमें अपभ्रंश का प्रभाव नहीं है। ये कहाँ आ जाते हैं? सब ये खड़ी बोली में लिखी जाने लगी, तब अपभ्रंश से मुक्त हो गया और खड़ी बोली में रचनाएँ होने लगी। तो क्या? कुमार रासो, विशलदेव रासो, परमाल रासो, जय मयंक, जस चंद्रिका, जय चंद्र प्रकाश तथा पृथ्वीराज रासो, चंदन बाला रास, सूर्य स्थूलभद्र रास, रेवंतगिरी रास, बसंत विलास, अमीर खुशरो की पहेलियाँ, विद्यापति की पहेलियाँ, ये सब क्या हुआ? अपभ्रंश से मुक्त हुए। जैसे ब्रज भाषा में कुछ रचनाएं होने लगी, तो कुछ अवधि में होने लगी, तो ये क्या हुआ? ये अपभ्रंश से मुक्त हो गए। खड़ी बोली में कुछ इसका प्रभाव देखने को मिला, तो यहाँ अपभ्रंश से मुक्त ये सारी रचनाएं हैं। और इसके पहले हमने जो रचनाएं पढ़ी वो सारी अपभ्रंश भाषा में लिखा गया। जैसे क्या हुआ कि भाषाओं का क्रम कैसे चला? जैसे वैदिक संस्कृत था, वैदिक संस्कृत से हुआ लौकिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत से क्या हुआ? पाली हुआ, पाली से प्रकृति हुआ, प्रकृति से अपभ्रंश हुआ, अपभ्रंश से अवहट हुआ, अवहट से हिंदी आया। तो ऐसे परंपराएं चलते हैं। तो धीरे धीरे ये सुधार होता गया और आज हम लोग खड़ी बोली में रचनाएं होती हैं। तो जो हम लोग पढ़े हैं अपभ्रंश साहित्य से, इसके पहले ये जो रचनाएं थी अपभ्रंश से प्रभावित रचनाएं थी। कौन सी? जैसे ज्योतिश्वर ठाकुर की रचना वर्णरत्नाकर, उक्ति व्यक्ति प्रकरण है, राहुल बेले, हम्मी रासो, भारतेश्वर बाहुबली, शावकाचार, नाथ साहित्य, सिद्ध साहित्य, ये सारे क्या हैं? अपभ्रंश से प्रभावित रचनाएं हैं। और ये जो है आदिकाल के जो अपभ्रंश से मुक्त रचनाएं हैं, जैसे कुमार रासो है, विशलदेव रासो है, परमाल रासो है, जय मयंक, जय चंद्रिका है, जय चंद्र प्रकाश है, पृथ्वीराज रासो है, जय चंदन बाला रास है, स्थूलभद्र रास है, रेवंतगिरी रास है, बसंत विलास है, अमीर खुशरो की पहेलियाँ, विद्यापति की पदावली है। ये सारे क्या हैं? अपभ्रंश से मुक्त रचनाएं हैं। आदिकाल का वर्गीकरण कैसे होता है? आदिकाल को कई भागों में बांटा गया है। जैसे पहले सिद्ध साहित्य, सबसे पहले आदिकाल में सिद्ध साहित्य आता है। सिद्धों से ही नाथों में परिवर्तन होता है। जैसे मच्छिंद्र नाथ क्या थे? सिद्ध थे। उनके गुरु गोरखनाथ ने उन्हें सिद्धों से, जैसे उन्हें अच्छा, जैसे पंचमाकार थे जो गोरखनाथ को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था, तो उन्होंने मच्छिंद्र नाथ को एक अलग परंपरा स्थापित की और नाथों में लेके आए। और तो इन्होंने नाथ साहित्य का, नाथ धर्म की स्थापना की थी। जैसे उसके बाद से नाथों से जैन या रासक साहित्य है, रासोच्चारण भाट कवियों में भाट साहित्य है,
ये जैनों को क्या कहते हैं, जैनों ने जो लिखा है उसे रास कहते हैं, और चारण कवियों ने जो लिखा है उसे रासो या भाट साहित्य कहते हैं। तो रास और रासो दोनों में अंतर है। रास क्या होता है, जो इतिहास से संबंधित रचनाएं होती हैं, और चारण कवियों ने लिखा है जो अपने आश्रयदाताओं की प्रशंसा की है, उनके वीरों की, उनके युद्धों की प्रशंसा की है। इसमें उतनी प्रमाणित रचनाएं रासों में नहीं मिलता है, लेकिन रास में इतिहास से प्रमाणित रचनाएं मिलती हैं। इसके बाद से लोक साहित्य आया, फिर गद्य में, खड़ी बोली में रचनाएं होने लगी। तो ऐसे ही इनका विकास हुआ, और आदिकाल से हम आज गद्य साहित्य पे आए। पहले रचनाएं सिर्फ काव्य में होता था, गद्य में बाद में रचनाएं होने लगी। ये जो जितनी रचनाएं हैं वो आदिकाल के बाद से धीरे धीरे लास्ट में गद्य रचनाएं होने लगी। पहले काव्य में ही लिखा जाता, ब्रजभाषा में, अवधि में, ये अपभ्रंश में ऐसे ही रचनाएं होती थी। तो कैसा लगा आप लोग वीडियो ज़रूर लिखिएगा, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ऐसे टॉपिक वाइज डेली आदिकाल पे, भक्ति काल पे, आधुनिक काल पे डेली मैं वीडियो बनाया करूँगी। आप लोग को बहुत हेल्प मिलेगा। टीजीटी पीजीटी के लिए बहुत ही हेल्पफुल वीडियो है। प्लीज़ इसे लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए चैनल को।